हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 16 जून को आपका जो यूपीएससी का पेपर होना है, उसके बाद आपका पीसीएस भी हो सकता है, यूपी पीसीएस। ठीक है। उसके बाद आपका आरओ, एआरओ, ये तीनों पेपर लगे हैं, तो इसके लिए जीएस आपका मोस्ट कंपलसरी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो जब तक मैं पीसीएस तक जब तक आएगा तो 6 से लेकर 12 तक पूरा कवर हो जाएगा। बट अभी आप लोग देख रहे हैं 6 से लेकर 8 तक का मैंने कवर करा दिया है। तो 16 जून को यूपीएससी का पेपर भी है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस भी हम लोग देखते चले किस पैटर्न पे विजन आईएएस बना रही है, दृष्टि कोचिंग का बना है। तो आपको हम विजन आईएएस का पेपर सॉल्व मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं रैंकर मेकर के साथ। ये आपका अपना परिवार है, और लोगों को शेयर भी करें, सपोर्ट करें थोड़ा सा हमें भी। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 आवर्स की टाइमिंग रहती है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट करा देंगे। तो जून में हो सकता है मॉक टेस्ट, एक महीने ये पूरा 20-25 दिन जो भी है सेक्शनल टेस्ट देंगे। तो पॉलिटी का शुरू करते हैं, तो जुड़ जाइए रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ऐसे ही इतना सा दिखेगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। संविधान के मूल दर्शन, ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछे, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान के कार्य है। तो बताना है आपको कौन से कार्य है। अगर आप पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा यह मूल। देखो ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, आपको तीनों पढ़ना है, फिर बताना एक सही है, दो सही है, तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली देखना है, पैटर्न यही आ रहा है आजकल। तो यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। बिल्कुल सही है कि समाज में समन्वय बनाने के लिए ऐसा, या राष्ट्र या राज्य का जो समन्वय बनाने के लिए ऐसी चीजें इसमें वर्णित हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। हाँ, ये भी बताता है कि समाज में निर्णय कौन ले सकता है, तो ये भी इसमें बताया जाता है ना। तीसरा है कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा निर्धारित करता है। हाँ, ये सरकार द्वारा जो अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर सीमा निर्धारित करता है। ऐसा नहीं कि सरकार जो भी चाहे वो लोगों के ऊपर कानून निर्धारित करे, मतलब कुछ कानून निर्धारित करता है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें कंट्रोल में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। डी का मतलब है आपका आपका एक दो तीन तीनों सही हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप, ध्यान देना, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां मतलब SC ST के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित या किस भाग से संबंधित है, कुछ भी आप ऐसा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा भाग 16। भाग 16 में ये आपके प्रावधान किए गए क्या, कि जो, हाँ 16 में किया गया कि सेवाओं और जो पदों के लिए अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में SC ST के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। वो आर्टिकल आपका 16 है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 300, आर्टिकल 335। ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे छोटा कर लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषता है। तो हमें बताना कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या। FR फंडामेंटल जो राइट है हमारे, FR है उसके बारे में क्या विशेषताएं दी गई वो बता। पहले लिखा है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, उसके बीच संतुलन को बनाए रखते हैं, मूल अधिकार है। तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। हाँ, ये भी कि कोई भी व्यक्ति अगर निजी व्यक्ति कोई मनमानी करता तो उसके विरुद्ध भी उपलब्ध है। देखो शब्दों को घुमाया जा रहा है, कुछ नहीं, वही चीजें हैं, समझना है बस, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कर लेंगे। तीसरे में लिखा है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ मूल अधिकार है, अभी बताएंगे कौन से आर्टिकल में कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को, विदेशियों को नहीं है। सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य है, ये गलत है, स्व निष्पादन योग्य नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन सही है, चौथा वाला गलत है। ठीक है। जी जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में लिखा है, देखो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल से आपका, काफी छोटा करना पड़ेगा। चलिए मैं बता दूंगा कौन कौन सा सही है। लिखा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब पीएमजे जो है आपका, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चौथे में क्या, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। विश्व का बात कर रहा है, देखो ध्यान देना क्या कह रहा है। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये बताना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है आपका, जिसमें तीनों सही हो जाएंगे। डी मैंने नीचे जो देखा वो आपको एक दो तीन तीनों, एक तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, और इस योजना का जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी के आधार पर ये सारी चीजें की जा रही है। इसको राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए है उसके अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। हाँ वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना उसी से related। तो राष्ट्रीय जो प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का जो उत्तराधिकारी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, ये 23 मई 2018 के बाद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही है और पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करनी है। तो ये मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया। ओके, तो कौन सा अधिनियम, 1860। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, कौन सी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स मतलब वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, पहला तो ये। दूसरे में लिखा है इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, ना पहला सही है ना दूसरा, दोनों गलत। अब बताते हैं क्या क्या गलती है इसमें। क्योंकि ये हाल ही में जो विश्व बैंक द्वारा एक प्रमुख रिपोर्ट ना वैश्विक जो आर्थिक संभावना मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी की गई थी, इसे वर्ष में सॉरी 2 बार जारी किया जाता है। इसमें क्या लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा जारी जारी की जाती है, और इसमें वर्ष में एक बार नहीं 2 बार जारी किया जाता है। कितने बार, 2 बार। और जारी कौन करता, तो आईएमएफ ने करके इसको डब्ल्यू बी मतलब वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट। हाँ थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं क्या है इसमें। तो ये हम करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। यह रिपोर्ट उभरते बाजारों और विकासशील जो अर्थव्यवस्थाओं मतलब EMDES की विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास और संभावना की जांच करती है। तो प्रमुख अनुमान की अगर बात करें तो वैश्विक जो GDP है वृद्धि दर यह 2023 में 1.7 रहने की संभावना है, जो 1993 के बाद तीसरी सबसे कमजोर वृद्धि होगी। बताइए, यह वृद्धि दर केवल 2009 और 2020 की वैश्विक मंदी से अधिक है, और 2023 में भारत की विकास दर 6.6 रहने की संभावना है। तो मंदी के कारण बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, घटते निवेश और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान इसके अंतर्गत, ये व्यवधान इसके अतिरिक्त कोई भी अनप्रतिकूल जैसे हम बोल सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर धकेल सकता है। तो मंदी का तात्पर्य आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण व्यापक और लगातार होने वाली गिरावट से होता है। अधिकांश विश्लेषणों के लिए यदि कम से कम लगातार 2 तिमाहियों के लिए नकारात्मक GDP देखी जाती तो ऐसी स्थिति को मंदी कहा जा सकता है। तो लगातार 2 तिमाहियों को अगर देखेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगा, मंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन नंबर, सूची को फर्स्ट से सेकंड से मैच करना है, क्या हो जाएगा देखते हैं। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। लिखा है चौथी अनुसूची है ना, सुमेलित हैं कौन से हैं वो बताना है। तो चौथी अनुसूची में कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथी जो अनुसूची है उसमें
राज्य और संघ राज क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा में सीटों से संबंधित या आवंटन से संबंधित प्रावधान किया गया। दूसरा लिखा है छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में वो कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित नहीं, क्योंकि अगर छठी अनुसूची की बात करें बिल्कुल सबको रटा रखा है। क्या इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध इसमें किया गया। तो ये तो गलत हो गया दूसरा आपका। तीसरा देखते हैं 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। हाँ, 10 बहाने दल बदल है ना। तो संसद के सदस्यों की निर्भरता मतलब दल बदल के आधार पर संसद और जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध से संबंधित है। तो इस अनुसूची में जो 52वां जो संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे हम दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं, जो मैंने बताया भी 10 बहाने दल बदल। हाँ, चौथी वाले की अगर सुनिश्चित को आपको एक बार फिर से सुनना तो सुन लीजिए। चौथे अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की राज्यसभा सीटों से संबंधित है, क्योंकि इसके तहत जो अनुच्छेद 4 और 80 शामिल है। समझ गए आप? देखो 4 हो गया, इसके बाद बीच में 5 और अनुसूची की बात कर देंगे तो अनुसूची 5 क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दिया गया था ना दूसरे वाले के सामने वो 5 के लिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। अच्छी बात है, पॉलिटिक्स के साथ साथ करंट का ईवीएस भी कवर कर दिया गया, एनवायरमेंट स्टडीज। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस है। क्या है ओडीएस? तो ओडीएस से आपका यहाँ पे ओडीएस में मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, हाइड्रो ब्रो हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन मतलब HBFCs ये भी आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आ जाएगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ये चारों हैं, ये आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक, ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन मतलब जिसकी हम 2022 की अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पता है, तो एक नामक की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट का जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP, इन्होंने ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान प्रशासन जो NOAA और यहाँ पे नासा NSA यूरोपीय आयोग के समन्वय तैयार किया गया था। तो इस रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष यही निकले थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं तो ऊपरी जो समताप मंडलीय परत में ओजोन पुनर्प्राप्ति योगदान करती है। ओके, तो इसमें आपकी ये गैस मैंने बता दी, जैसे CFC हो गया, CFC और SCFC। ठीक है, ये सारे सही थे। नहीं, और भी आ जाती है जैसे हाँ, बाड़िज जैसे बाड़िज खरे जो घरेलू एवं वाहनों में एयर कंडीशन में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत है वो फॉर्म जो प्रक्षोभन मतलब ग्लोबिंग जो अभी कर्मक की चीज़ें हैं वो विद्युत उपकरणों के घटक के रूप में, औद्योगिक विलायकों के रूप में, सफाई के लिए जो विलायकों मतलब ड्राई क्लीनिंग जो यूज होता है वो, एरोसोल भी है, से धुआं, कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट आपको जितना है उतना देख लीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, ये लंबा तो लिखा है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है इस बार। इसमें लिखा है स्वर्ण सिंह समिति। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई थी? तो बताइए, स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई थी? तो सामने दिख रही बी वाली कि देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य होना चाहिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है तो उसके सुझाव के अनुसार अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जब सरकार थी 1976 में, उसी टाइम पे स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि केंद्र में जो सरकार ने सिफारिश की थी कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसी से आपके जो मतलब भाग 4A में शामिल किया गया था कि जो अनुच्छेद 51A है उसी में। तो इसमें ये कहा गया था सोर्सिंग समिति संशोधन में 8 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया गया था, किंतु जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इन्होंने 8 का ही किया था लेकिन 10 शामिल किए गए, फिर एक और बाद में कर दिया गया था, तो वर्तमान में 11 है। तो समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया था।
समझे। तो सोर्सिंग समिति कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। तो पहला वाला ठीक है। हाँ 51A वो डी के तहत, मतलब जो केंद्र देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने की, राष्ट्र की सेवा करना संविधान के अनुच्छेद 51A डी में मूल कर्तव्यों का भाग है। ए डी में ध्यान देना, 51A डी ये ऐसा लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई का कार्य नहीं है। ध्यान देना, एक बार पूछा जाता है संवैधानिक निकाय ये है या नहीं है, संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो हम अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई का कार्य नहीं है, क्या नहीं है। कार्य तो इस टाइम पे सीबीआई बहुत अच्छा कर रही है, ईडी और सीबीआई समझ रहे हो, सरकार के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, नहीं ये नहीं है। बम विस्फोट, विमानों और जहाजों के, सॉरी ये तो है ना, लेकिन हमसे पूछा नहीं वाला, तो ये तो कर्मचारियों के लिए अभी तो कर ही रहता। बम विस्फोट, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, यही नहीं है। दूसरा वाला आपका नहीं है, मतलब यहाँ पे ये तो हटा दीजिए। ऑप्शन हमारा ये बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सीबीआई इसकी स्थापना की बात करें तो 1963 में हुआ था। कब हुए थे? 1963। वही कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इससे संबंध कार्यालय जो है 1941 में गठित एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान मतलब जो सत्कर्ता मामले को देखता था, सीबीआई में विलय कर दिया गया फिर इसको। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानन समिति, ध्यान देना कौन सी समिति थी, संथानन समिति, जो 1962 से 64 द्वारा गठित की गई थी। और ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि पूछा जाता है सांविधिक संस्था है या नहीं, तो ये सांविधिक संस्था नहीं। अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से ही प्राप्त करती है। तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार मामलों की जांच करने के लिए तो वहाँ करता ही है ना, इससे कोई मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल्स बस यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अभी आया कि दरअसल क्या ना, ई कचरा बहुत बढ़ रहा है, तो अब टाइप सी जो है हर हर किसी के लिए ये यूएसबी का काम करे, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या। इसमें लिखा है पहले में यह है प्रतिवर्ता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। हाँ बिल्कुल है। यह पूर्व पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कैपेटिबल नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, पूर्ववर्ती के साथ नहीं है, सही बताना था मैं। क्योंकि जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो मतलब बीआईएस ने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों प्रयोग किए जाने वाले यूएसबी मतलब टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल के लिए एक मानक प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य मार्च 2025 तक देश के में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए सामान चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। सामान चार्जर की आवश्यकता क्या है, तो इससे प्रति उपभोक्ता चार्जरों की संख्या में कमी होगी। इस प्रकार भारत में ई अपशिष्ट को कम से कम सहायता मिलेगी। कितना अच्छा क्वेश्चन, तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। हाँ लॉक इन टेक्नोलॉजी है ना वो, उसको इससे उपभोक्ता का निर्माता पर निर्भर हो जाता है, कम से कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया। तो ये भारतीय अगर संविधान का इतिहास देखें और उसमें कहा गया कि पहली बार अधिनियम या जो अध्यादेश को शुरू किया था, तो किस अधिनियम ने ये अध्यादेश को शुरू किया था ये बताना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है आपका। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, कौन सा, 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके द्वारा। ठीक है। और हाँ, जैसे भारत में संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना थी ये, इस टाइम पे इसको शुरू किया गया। जी जी। नहीं अगर हम बात करें ना, जैसे स्टार्ट जैसे 1857 की क्रांति थी ना, 1857 की क्रांति के जो महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश भारत में महसूस हुआ कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है।
तो एसोसिएशन की इस नीति के अनुकरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 था, 1892 था, 1800 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। और वर्ष 1861 का जो भारतीय संसद अधिनियम था, इसी में भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना थी। विशेषताएं भी थी इसकी बहुत सारी, कि इसमें पर्सन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए कुछ भारतीयों को, है ना। इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां मिल गई थी पुनः। बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांतों पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। ठीक है। और फिर उससे बाद में, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि थोड़ा सा संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक करना, डीपीएसपी के बारे में बताना। इसी तरह ये भाग 3 कह रहे कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों, भाग 3 में मूल अधिकारों को निरस्त या शून्य नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इन्हें हम भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इसके इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करने करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी। तो ये आपका था ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चंपकम चंपकम दोराय राजन। ये मामला था 1951 का, 1951 में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संविधान का भाग 4 है, इसमें जो वर्णित आपके डीपीएसपी है, इनको भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या शून्य नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के लिए अनुषंगी सामग्री के रूप में कार्य करना है और उसके अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन थे, क्या चीजें, देखते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है युग्म। तो ये केवल एक युग्म सुमेलित है। और कौन सा है वो देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। तो इसकी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। किसमें 7वीं में है आपका समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में 98 विषय और मूलतः पहले 97 थे लेकिन बाद में 98 हो गए। राज्य सूची में 59 है, पहले इसमें 66 थे। समवर्ती सूची में 52 है, पहले 47 थे। तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य और दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की ही शक्ति मान्य होती है या केंद्र के कानून ही मान्य होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा 2-4 बता देते हैं आपको। जो संघ सूची के विषय क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कंकरेंट लिस्ट क्या है। जैसे डिफेंस है, ऑटोमेक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स, बार एंड पीस, बैंकिंग है, रेलवे है। तो बैंकिंग यहाँ दिया गया तो समवर्ती सूची का सही हो जाएगा ना। रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राम से, एयरवेज और पोर्ट है, फॉरेन, ये सारी चीज़ें यूनियन लेजिस्लेटर अलोन कैन बी लॉज ऑन दिस मैटर्स, इन सब पे ये बना सकते हैं। और आपके जो स्टेट वाले हैं तो एग्रीकल्चर आ जाएगा, इसमें पुलिस है, प्रिजन्स है, लोकल्स गवर्नमेंट्स, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लेबर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लिविस्टिक्स एंड द एनिमल्स हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस, इस सब उस पे आ जाएगा। यूनियन टेरिटरी में एजुकेशन है, ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन अडल्ट्रेशन, अडोप्टेशन एंड सक्सेशन, सारी बोथ यूनियन स्टेट और लेजिस्लेटिव में दोनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि
निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? कि सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। किस केस में इसमें कहा था? क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स मामला जो आया था 1980 में, कब आया था? 1980 में। तो उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके मूलभूत ढांचे में स्पष्टीकरण किया था कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा है कि बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट्स, जिसे प्राय पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, बीसी स्क्वायर जिसको हम बोलेंगे, तो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 15 का क्वेश्चन नंबर बी राइट है। यहाँ पे बी में लिखा है केवल 3 वाला सही है। फिर में लिखा है इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और ये भारतीय गणितज्ञ थे आपके सत्येंद्रनाथ बोस, इन लोगों ने लगभग एक सदी पहले भारत की इस अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और इसका नाम बोस आइंस्टीन कंसंडेंस मतलब बी ई सीज रखा गया है। ये इस अवस्था में को प्राय पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस तो हुई, तो प्लाज्मा और पांचवा बोसाइट। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु को परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो के तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो इस बिंदु पर परमाणुओं के समूह एकल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसमें तरंग और कण दोनों के गुण शामिल होते हैं। तो बीईसी का उपयोग उत्कृष्ट संवेदनशीलता के साथ परमाणु लेजरों, परमाणु घड़ियों, गुरुत्वाकर्षण घूर्णी या चुंबकीय गैस सेंसर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। बताइए 25 से 28 तक है। तो इसमें पहले में लिखा है कि राज्य के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। दूसरा लिखा है कि व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं के धर्म निरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। ये तो बिल्कुल हमें सही बताना, तो ऑप्शन 16 का केवल ए हो जाएगा। ए मतलब पहला सही है। राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पे धर्म की जो स्वतंत्रता है आपकी आर्टिकल 25 से 28 तक की है। और अनुच्छेद 27 में ही उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संधाय हेतु बाध्य नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक अभिवृद्धि एवं रख रखाव के लिए व्यर्थ नहीं कर सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 3 ऑप्शन दिए, बताने आपको कौन सा सही है। ठीक है, रीड करते हैं तीनों। लिखा है केंद्र, पहले में लिखा है केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है राष्ट्रपति सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल सही है भी। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है, ये भी सही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को पावर है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति अथवा जो प्रत्यक्ष संकट में, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परिणाम क्या है, कैसे की जा सकती है? तो केंद्र की आधिकारिक जो कार्यकारिणी का विस्तार हो, किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश देना,
राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए ऐसे अन्य पर्याप्त और आवश्यक निर्देश दे सकता है। ठीक है जी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हाँ सही है, तो इस प्रकार के लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये लिखा है साइड से, जो बड़ा हो जाएगा कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन कट जाता है ना। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? बताइए किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है ना। संसद का आर्टिकल 3, कौन सा आर्टिकल 3 में ही तो उल्लिखित है कि आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य में उसका राजनीति अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य के क्षेत्र की किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अब इसमें क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, कुछ जो भी करना है वहाँ पे कर सकती है। आर्टिकल 3 में ये कहा गया। हाँ, आर्टिकल 2 में नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना। जी जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में संसदीय लोकतंत्र के लाभ है। संसदीय लोकतंत्र के लाभ: उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। तो देखो यहाँ उत्तरदायी सरकार भी होती है, व्यापक प्रतिनिधित्व भी होता है, विधायी और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य भी होता है। तो सिर्फ ऑप्शन डी में लिखा था आपको 1 2 4, क्योंकि सरकार के दो अंगों तथा कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रवृत्ति के आधार पर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में वर्गीकृत किया गया। ठीक है जी। अच्छा, क्या उत्तरदायी सरकार, तो मैं बता देता हूँ उत्तरदायी सरकार क्या है। उत्तरदायी सरकार का मतलब है अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन। मंत्री अपने कार्यों एवं कार्यों के लोभ के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे कि प्रश्नकाल है, चर्चा है, स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला व्यापक प्रतिनिधित्व भी देखिए, संसदीय अवस्था में कार्यपालिका ऐसे लोगों के समूह में गठित होती है जो जनता के प्रतिनिधि अर्थात मंत्रियों से होते हैं। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधि शामिल है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सी राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है, तो इसका ए हो जाएगा। ए में क्या लिखा है देख लेते हो, ऑप्शन 1 3, एक और 3 आपका सही है, ऑप्शन ए इज राइट। लिखा है बेस मताधिकार पर आधारित निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही। निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग या अपात्रता के आधार नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि जो समता का, अगर हम इक्वलिटी की बात करें, तो समता का आशय समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान करने से। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर प्रदान की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें अगर नागरिकता की बात करें तो 3 तरीके की आपकी नागरिक जो समता है, तो 3 आयाम शामिल है इसमें समता में: नागरिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक। जी जी बिल्कुल। ये निर्वाचन वाला है ना, लोकसभा और राज्यसभा का जो विधान परिषदों की जो निर्वाचन है, वैसे मताधिकार के आधार पर होता है। आर्टिकल 326 में ये बात लगी।
जी, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 21 में लिखा है कि भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। विचार क्या करना है, दोनों ही गलत दिए गए बिल्कुल से। इसमें लिखा था कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है। उसमें कहा गया कि संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल में। तो विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा का मनोनीत सदस्य मंत्री या गैर सरकारी सदस्य हो सकता है, कोई भी हो, प्रस्तुत भी कर सकता है। जी, इसी वजह से ये गलत हो गया। हाँ, दूसरे वाला क्यों गलत, क्योंकि यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है, इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों में संविधान बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 में लिखा है कि समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके समता के अधिकार पर, तो समता के अधिकार की अगर हम बात करें तो विधि के समझ समता का सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेष अधिकार का आप। तो ये तो गलत है। दूसरा देखते हैं, जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वह अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। ठीक है, दूसरा वाला सही है, लागू नहीं होता ही सही बताना है। ऑप्शन बी इज राइट है, क्योंकि विधि के समझ समता की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 है ना, इसमें उल्लेखित है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, यह अधिकार पर लागू होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति पद के विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनी, पंजीकृत समितियों या किसी अन्य प्रकार के विधिक लागू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। बड़े बड़े क्वेश्चन। 23 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं की बात करना है तो ऑप्शन डी इज राइट है, मतलब सारी है। एकल संविधान है, बिल्कुल राइट है। आपातकालीन उपबंध है, राइट। अखिल भारतीय सेवा है, राइट। एकीकृत निर्वाचन तंत्र भी राइट है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राइट है। तो 23 का डी इज राइट। हाल सारे सही हैं यहाँ पे। तो 23 का डी। 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया वो बता, और उसके आचरण की निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। 24 का भी हो जाएगा, वो समता का अधिकार। जैसे समता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, और जिसमें 14 में लिखा है कि विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। 14 में, 15 में धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। कुछ आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, तो ये अस्पृश्यता का अंत और किसी के रूप का उसका आचरण निषेध अनुच्छेद 17 यहाँ पे होगा। हाँ, ये तो पता ही होगा आपको, स्वतंत्रता का अधिकार जैसे दिया है सी में।
तो 19 से लेकर 22 तक का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शोषण के विरुद्ध अधिकार डी में दिया, 23-24 कर देना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं क्या है। लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग मतलब SHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है इसमें ऑप्शन केवल एक है, तो एक ही हो जाएगा कि आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 के नहीं केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर का मानवाधिकार आयोग के गठन की भी प्रावधान किया है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची राज्य सूची 2 में संवर्धित सूची 3 में उल्लिखित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो 25 क्वेश्चन की हम सीरीज 100 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, तो 25 में 4 पेपर बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आपका सेक्शन देखो पॉलिटी सारी चीज़ें से सारे सब्जेक्ट को बता दें। NCERT की इसकी क्लास पढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें।